हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 139। लगातार आपको टेस्ट सीरीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं आने वाले एग्जाम के लिए। खासकर हिंदी, जीएस और उत्तराखंड जीके वाले टेस्ट सीरीज आपके अपकमिंग ईओ और टीआई एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ईओ और टीआई का जिसका एग्जाम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का 26 नवंबर वाला, उसके लिए ये टेस्ट सीरीजें महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ ग्रुप सी के लिए तो ये हमेशा रामबाग औषधि का काम करती है, क्योंकि ग्रुप सी का पैटर्न ही यही है उत्तराखंड में। तो अभी देखिए, आपका जो फॉर्म आया है नया वीपीडीओ वाला, यानी कि स्नातक स्तरीय परीक्षा नई वाली, उसके लिए भी इन टेस्ट सीरीजों को आप फॉलो करो, हिंदी वाली, उत्तराखंड जीके वाली और सामान्य अध्ययन वाली। ठीक है, इसके साथ साथ ईओ और टीआई के लिए आपको पता ही है, एप्लीकेशन स्टोर पे टेस्ट सीरीज चल रही है और उस टेस्ट सीरीज में आप इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ठीक है, तो उस टेस्ट को लगाइए, उसमें फुल लेंथ 10 जीएस के टेस्ट मिलेंगे आपको, 10 उसमें हिंदी के मिलेंगे। जीएस में फुल लेंथ होगा तो 200 क्वेश्चन मिलेंगे एंड हिंदी वाले में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इनरोल करना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इन टेस्ट सीरीजों से। बाकी चलिए, आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट 139। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, संयोजक चिन्ह किस समास की विशेषता होता है? तो बताइए, इनमें से कौन सा है समास जिसमें आपको संयोजक चिन्ह देखने को मिलता है? अगर आपने विराम चिन्ह पढ़ा है तो संयोजक चिन्ह आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा होता है संयोजक चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास जो होता है, इसमें संयोजक चिन्ह आपको जरूर देखने को मिलेगा, जैसे माता पिता। ठीक है, माता पिता। जैसे मैं बोलूं लाभ हानि। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है, दिन रात। तो जहां पे भी ये डैश होगा, इसी डैश को बोलते हैं यो संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह। तो ये हमेशा द्वंद्व समास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, आप वहां पे देखना कि द्वंद्व समास ही पाया जाएगा। ठीक है, जहां और अब खासकर ये जो होते हैं युग्म, वो अपोजिट ज्यादा होते हैं। अपोजिट युग्म इसमें ज्यादा होता है, जैसे कि माता पिता, लाभ हानि, दिन रात, आगे पीछे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। देखिए, समास वाले क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में इसलिए ऐड किए क्योंकि ईओ और टीआई में आपके समास के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसलिए। बाकी ग्रुप सी के सिलेबस में समास नहीं है। जो भी लोग वीपीडीओ वाली भर्ती, जो नई भर्ती आई है अभी यूपी ट्रिपल एससी वाली, उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर आपका समास, छंद और रस ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला के पंचमा अक्षर को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वर्णमाला का जो पंचमा अक्षर होता है, और इस पंचमा अक्षर होता है, अगर हम इसका जब उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें नाक से भी ध्वनि निकलती है, इसलिए इन पंचमा अक्षरों को अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अनुनासिक। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो देखिए, हिंदी में जो सबसे ज्यादा बार विराम चिन्ह प्रयोग में आता है वो होता है आपका अल्प विराम, यानी कि कॉमा। ठीक है, अल्प विराम यानी कि कॉमा जिसको कहते हैं, तो इसका प्रयोग आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा हिंदी में। तो कॉमा का प्रयोग आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दही में कौन सा लिंग होता है? देखिए, दही एक अपवाद होता है। जितने भी देखिए द्रव पदार्थ होते हैं, जो द्रव होते हैं, जैसे कि तेल हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो दही भी देखा जाए तो एक लिक्विड ही तो है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है दही। और वैसे भी इकारांत शब्द है दही। ई जहाँ पे आता है तो स्त्रीलिंग ही होता है। बट दही एक अपवाद है, तो इसको पुल्लिंग में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। दही पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि दही खट्टा होता है। ये भी आपका एग्जाम्पल बनता है कई बार। इनमें से संज्ञा का एक भेद नहीं है। तो संज्ञा के जो हम भेद पढ़ते हैं दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन सी नहीं है, क्रियावाचक कोई भी संज्ञा नहीं होती, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी जातिवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, बट जो हमारी क्रियावाचक संज्ञा, ये किसी भी प्रकार की संज्ञा नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द देखिए, ऐसे शब्द ना, पहले से ही जो शब्द देखिए प्राकृत से और पाली भाषा से, जो भी हिंदी विकास क्रम था उस समय संस्कृत से प्रयोग में लाए गए, यानी कि टूटे हुए शब्द हैं एक हिसाब से। तो तद्भव शब्द जो हैं, दिए गए विकल्प में ध्यान से देखते तो द्रौपदी जो शब्द है ये तद्भव है। ठीक है, बाकी साधु, भीष्म और अर्पण ये सभी तत्सम है। द्रौपदी का जो तत्सम होता है वो होता है द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी का जो तत्सम होता है द्रौपदी होता है वो, ना कि द्रौपदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से एक मूल स्वर नहीं है। देखिए आपको पता होना चाहिए जो हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला में स्वर का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर के बारे में आपको सब चीज डिटेल पता होनी चाहिए। स्वर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर जो होते हैं हिंदी में स्वतंत्र वर्ण होते हैं, ठीक है। पूरे जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र वर्ण होते हैं। एंड स्वर जो होते हैं स्वरों के भी अलग अलग भेद किए गए हैं। मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद हैं, उच्चारण के आधार पे है भाई। और पश्चतर पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर ये अलग हो जाता है जीभ के आधार पे। बहुत से आधार पे इन स्वरों को विभाजित किया गया है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप क्लियर करना है, अन्यथा एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। अब मूल स्वर की बात करते हैं तो हिंदी में 4 मूल स्वर माने गए हैं। कौन कौन से? अ, ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। ये 4 मूल स्वर होते हैं, या बोल सकते हैं कि ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। और इसमें ध्यान से देखें तो बड़ा ऊ जो है ये आपका मूल स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल स्वर 4 होते हैं, ध्यान से देख लो। अगला देखिए, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो देखिए अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? नया। अर्वाचीन मतलब क्या होता है? नया। नया का विलोम क्या होगा? पुराना या प्राचीन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऐसा शिष्य जो हमेशा गुरु के समीप रहता है, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अंतेवासी, ठीक है। अंतेवासी कहते हैं ऐसे शिष्य को। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कलश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कलश, देखिए कलश का अगर मैं बात करूं, कलश बोला जाता है कुंभ को, ठीक है। कुंभ, घड़ा, कलश ये सभी पर्याय हैं, तो आपस में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कलश जो हो जाएगा कुंभ का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है, तो वर्णमाला में अगर देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन है भाई 4। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन 4 है? श, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। तो ये है भाई हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन है 4। अगर छ की बात करते तो ये बनता है क धन स से, ठीक है। त्र की बात करते तो ये बनता है त धन र से, कई बार ऐसे पूछ लेता है। ज्यों की बात करते तो ये बनता है ज धन यों से, ठीक है। और जो स्र बनता है ये बनता है भाई आपका स धन र से, ठीक है। ये स्र हो गया श्रमिक वाला। तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे टोटल 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 4। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र वर्ण जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बताइए ऐसे वर्ण जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ। वर्णमाला में स्वतंत्र जो वर्ण होते हैं केवल और केवल स्वर होते हैं, और समस्त व्यंजन स्वरों की सहायता से ही निर्मित होते हैं। जैसे मैं क बोलूं, जो हम क लिखते हैं ना, ये संपूर्ण वर्ण नहीं है अपने आप में, इसने सहायता ली है अ की। देखिए क बोल के देखिए आप अ आ रहा है ना, तो हमेशा जो क होता है वो किससे मिलकर बना होता है? आधे क और अ से, ठीक है। तो हर व्यंजन के पीछे अ आएगा, तो इसलिए व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक जो होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और उपसर्ग वो शब्दांश होता है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो सजावट की मैं बात करूं तो सजावट में हो जाएगा आपका सज धन आवट, सजावट, ठीक है। सज धन आवट, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में बताना है आपने कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो ध्यान से अगर हम इसमें देखते हैं दोस्तों, तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, विद्वान शब्द बिल्कुल सही है, आशीर्वाद भी सही है, पैतृक भी सही है, कवयित्री जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसमें अशुद्ध है, तो ये होना चाहिए आपका कवयित्री, ठीक है। कवयित्री होता है ना कि आपका कवयित्री, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें अशुद्ध है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा हिंदी फ़ॉन्ट का एक नाम है? देखिए हिंदी में जो फ़ॉन्ट यूज होते हैं कंप्यूटर पे, उसमें आपको मिलेंगे बहुत से नाम होते हैं इन फ़ॉन्टों के। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा है जो हिंदी में फ़ॉन्ट का एक नाम है? हाल में एक क्वेश्चन आयोग ने भी बनाया था, चाणक्य भी पूछा था उसने। चाणक्य भी हिंदी का एक फ़ॉन्ट नेम है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कृति देव में देते हैं टेस्ट, देने जाते हैं ना कृति देव में, तो कृति देव फ़ॉन्ट है बोलते हैं। ऐसे मंगल भी जो है फ़ॉन्ट है, तो दिए गए विकल्पों में मंगल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपराजिता भी फ़ॉन्ट होता है, यहाँ पे पराजिता दिया है लेकिन अपराजिता बोलता, तो अपराजिता भी एक फ़ॉन्ट नेम है।
तो फ़ॉन्ट नेम अच्छे से याद रखना, हिंदी वाले एग्ज़ाम में बनता है ग्रुप सी के लिए, खासकर मैं बोल रहा हूँ यूके ट्रिपल एससी वाले एग्ज़ाम्स के लिए। इनमें से देशज शब्द कौन-सा है? तो देशज शब्द का मतलब है ऐसे शब्द जो देश में ही उत्पन्न हुए हों बट पता नहीं चलता कि कहाँ पे उत्पन्न हुए, बट देश में ही उत्पन्न माने जाते हैं। तो दिए गए विकल्प में ध्यान से देखें तो खिचड़ी जो शब्द है ये आपका देशज शब्द है। इसके अलावा देखिए चिड़िया जो है देशज है, लोटा हो गया आपका, ठीक है? ठेठ हो गया, तो ये सभी देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सर्वनाम का भेद दिया गया है, दूसरे तरफ उससे संबंधित सर्वनाम दिए गए हैं, सर्वनाम शब्द जो होते हैं। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए आपका मैं आता है, मैंने आता है, बिल्कुल सही है। प्रश्नवाचक में कौन क्या आ जाता है, बिल्कुल सही है। संबंधवाचक में आप आपका बिल्कुल गलत है। निश्चयवाचक में यह और वह आता है, बिल्कुल सही है। संबंधवाचक सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो होता है जो और सो, ठीक है? जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वाम का विलोम क्या होता है? देखिए वाम बोलते हैं ना, वाम दिशा की तरफ जाओ, तो वाम का विलोम क्या हो जाएगा? वाम का मतलब होता है उत्तर। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। वाम दिशा की तरफ जाओ बोलते हैं, तो वाम का मतलब उत्तर दिशा होता है। तो उत्तर का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा दक्षिण। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, दक्षिण। आगे बढ़ेंगे, इनमें से चंद्रमा का एक पर्यायवाची कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में ये बताना है आपने कि इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? एक ही शब्द है जो चंद्रमा का पर्यायवाची है इसमें, ठीक है? तो पता चल रहा है इसमें जो शशि है भाई, शशि आपका किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश और जल, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ड है जिनके पर्यायवाची एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखें, ठीक है? अम्बुदनी है भाई, कनक जो होता है सोने का होता है, प्रभाकर सूर्य का होता है। जो आशा से परे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि आशा से परे हो, परे का मतलब होता है हिंदी में दूर, ठीक है? आशा से दूर होना मतलब, मान लीजिए कोई चीज चाहिए थी मुझे और मैंने आशा बनाई थी मिलेगी, लेकिन अब पता चल गया मुझे कि नहीं मिलेगी, यानी कि मेरी आशा से बहुत दूर हो गई है वो, ठीक है? परे हो गई, तो ऐसे को बोलेंगे आशातीत, ठीक है? यानी कि राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन, कोई भी सही नहीं है इसमें, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आशातीत। इसको सही कर लें सभी लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा आशातीत, जो आशा से परे हो। और यहीं पे क्वेश्चन होता जो जिसकी बिल्कुल भी आशा ना हो, तो उसमें हो जाता अप्रत्याशित, ठीक है? अगर क्वेश्चन बनता है जिसकी बिल्कुल भी आशा ना की जाए वो अप्रत्याशित, जो आशा से परे हो या दूर हो उसको कहा जाता है आशातीत, ठीक है? ऑप्शन ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन सभी गलत हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो आप, आशातीत हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज हिंदी टेस्ट 20वां भाग देखा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। माता पिता में कौन सा समास है? ठीक है, माता पिता में कौन सा समास है? फिर देखिए जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था डेफिनेशन, ऐसा समास जिसमें संयोजक चिन्हों का यूज होता है वो द्वंद्व समास ही कहलाता है। तो माता पिता में हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी, ठीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही राइट है, इसका आंसर है। और द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाचक होता है, जैसे कि चौराहा, ठीक है? संख्यावाचक, तिरंगा, तीन रंगों वाला, चौराहा, चार रास्तों वाला, चौमासा, चार महीनों का समूह, तो इसमें द्विगु समास होगा जहां पर संख्याओं का बोध होगा। और कर्मधारय और तत्पुरुष तो सिंपल होते हैं, एक बहुब्रीहि में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो बहुब्रीहि में देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि ही एक ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे कि मैं बात करूं नीलकंठ, ठीक है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है भाई नीलकंठ वाला? भगवान शिव। ऐसे दशानन शब्द, तो दशानन में भी बहुब्रीहि समास होता है। 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 है सिर जिसके, तो रावण के थे 10 सिर, तीसरे अर्थ में प्रयोग हो गया। ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, लंबोदर है, गजानन है, ठीक है? चलिए तो दोस्तों ये था आज हिंदी टेस्ट भाग 139। आशा करता हूँ आपने अच्छा स्कोर इसमें किया होगा। काफी इजी क्वेश्चन थे। रिवीजन के लिए देखिए टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि रिवीजन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो लाऊं उसमें इतने हार्ड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो एग्जाम में बनते ही ना हो। आप यकीन मानो दोस्तों, किसी भी टेस्ट में एग्जामिनर क्या करते हैं, लगभग 50% क्वेश्चन ईज़ी बनाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखो, जो रिवीजन करते हैं, डेली पढ़ते हैं, उनका वो क्वेश्चन सही होते हैं। और उसके बाद एग्जामिनर क्या करता है, 25% क्वेश्चन जो होता है वो मॉडरेट लेवल का बनाता है, ईजी टू मॉडरेट। इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टू टफ बनते हैं, 85 हो गया, और बाकी 15 क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से एक रूटीन को फॉलो किया जाता है किसी भी एग्जाम पेपर में। ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन को कठिन बनाना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है?
क्वेश्चन पेपर आप कोई भी उठा के देख लो, वहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। अगले 20-25 क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है और अगले 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। तो हर किसी का सेम चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। ईओ और टीआई के लिए टेस्ट सीरीज़ें चल रही है दोस्तों, उसको आप फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैं आपको जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें और कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ तो ज़रूर लगाएँ और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।